हाँ जी, समझेंगे अब ध्यान से देखिएगा। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करी थी। इसके बाद मैंने आपको एक चैप्टर शुरू करवाया था जो कि म्यूचुअल फंड का एक चैप्टर अपना है। म्यूचुअल फंड बिजनेस को हमने समझा था। म्यूचुअल फंड बिजनेस कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने एक चार्ट के रूप में आपको थोड़ा बात समझाया था। अब आज की क्लास से अपन लोग इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ये म्यूचुअल फंड बिजनेस काम कैसे करता है। चलिए, तो अब आप लोग पॉइंट नंबर 1 आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग लगाई थी। अब पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल फंड वर्किंग। चलिए पहले एक बार मेरी बातों को समझना है फिर नोट करना है। देखिएगा, म्यूचुअल फंड की एक वर्किंग में आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना है। देखिएगा, नोट कुछ नहीं करना, केवल सामने समझने पे फोकस करना है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि साहब मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूं और म्यूचुअल फंड कंपनी होने के नाते मैं मार्केट से कुछ पैसा इकट्ठा करके उसको शेयर मार्केट में लगाऊंगा। मैं कौन? म्यूचुअल फंड कंपनी। मैंने बोला साहब मैं मार्केट से जो है 10 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा और मैं मार्केट में जो 10 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा यानी इन्वेस्टर से पैसा लूंगा तो उनको प्रूफ के तौर पे कुछ यूनिट्स इशू करूंगा। आपसे जब भी कोई पैसा लिया जाता है, जैसे मान लो कंपनी आपसे शेयर्स के रूप में पैसा लेती है तो आपको क्या देती है? शेयर्स। डिवेंचर्स के रूप में पैसा लेती है तो क्या देती है? डिवेंचर्स। इसी प्रकार अगर आप मेरी कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स इशू किए जाएंगे। मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने 1 लाख यूनिट्स मार्केट में इशू करे और 10 लाख रुपए की कैपिटल जनरेट करी। इसका मतलब एक यूनिट कितने का हो गया? 10 रुपए पर यूनिट आपका वैल्यू हो गया एक यूनिट का। यानी किसी भी इन्वेस्टर को अगर मेरी कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको 10 रुपए का एक यूनिट परचेस करके करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, एक इन्वेस्टर हैं मिस्टर दीपक। ये बोलते हैं साहब मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं 1000 यूनिट परचेज कर रहा हूं। एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 10 रुपए। तो इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्होंने ये पैसा कहाँ दिया होगा? म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया। तो यहाँ पर ये पैसा इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया। अब 10,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से टोटल पैसा कितना इकट्ठा कर लिया? 10 लाख। अब इस 10 लाख रुपए के पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? शेयर मार्केट में लगाती है। यानी अब ये कंपनी फर्दर इसको इन्वेस्ट करती है कहां पर? इन शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में किसी एक कंपनी में तो इन्वेस्ट करेगी नहीं, बहुत बड़ा पैसा है तो अलग अलग प्रकार के पोर्टफोलियोज क्रिएट करेगी, यानी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बात कही, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक रिलायंस का शेयर खरीदा और इसने इन्वेस्टमेंट किया मान लीजिए 3 लाख रुपए का। इसके अलावा एक मान लीजिए विप्रो कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का। एक इन्होंने जो है अडानी का शेयर लिया, वो इन्वेस्टमेंट किया 4 लाख का। और कुछ पैसा इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने पास कैश के रूप में मेंटेन रखा। इस तरह से उन्होंने टोटल 10 लाख रुपए का फंड जो भी आपसे इन्वेस्टर से जनरेट किया था उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए मिस्टर दीपक एक इन्वेस्टर हैं और ये क्या चाहते हैं, सुनो ध्यान से मैं क्या बात कह रहा हूं। 10 दिन के बाद आज अगर कोई व्यक्ति, आज की बात करते हैं पहले, आज अगर कोई व्यक्ति या कोई इन्वेस्टर मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे एक यूनिट कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। तो इन्होंने 1000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के खरीदे और मेरी कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। मैंने वो पैसा कहाँ लगा दिया? शेयर मार्केट में। अब मान लीजिए 10 दिन के बाद इनको पैसे की ज़रूरत है, इनको अपना पैसा वापस चाहिए, इन्वेस्टर को अपना पैसा 10,000 रुपये वापस चाहिए। तो क्या ये अपना पैसा वापस लेने शेयर मार्केट के पास जाएंगे? क्योंकि इनका पैसा तो शेयर मार्केट में लगा है, तो इनका पैसा इनको वापस कैसे मिलेगा?
तो इनका पैसा वापस लेने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को अप्रोच करेंगे कि साहब मेरे जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उसमें मैं 1,000 यूनिट अब बेचना चाहता हूँ, तो आप मुझे मेरा पैसा वापस करो 10 दिन के बाद। अब म्यूचुअल फंड कंपनी कितना पैसा इनको वापस करेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त उसके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू करंटली क्या चल रही है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी देखो क्या काम करेगी। तो अब सिचुएशन आपको समझ आ गई कि इन्वेस्टर अपने पैसे को 10 दिन के बाद अपने पैसे को वापस चाहता है, तो इन्वेस्टर को कितना पैसा वापस मिलेगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी बता रही है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोलेगी कि साहब जो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था रिलायंस कंपनी में, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 3.5 लाख, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई मान लो 2,25,000, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई मान लो 4.5 लाख, और कैश में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो कैश मेरे पास एज इट इज़ रखा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास जो पैसा है जिसको मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी आज करंट में मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, तो 4 और 3 7 8 9 10, 11,25,000, तो ये हो गई 11,25,000। तो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर को बोलूंगा साहब मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट जो कि मार्केट के अंदर है उसकी वैल्यू है 11,25,000। तो आज की करंट डेट पर जब मैं इनका इन्वेस्टमेंट वापस करूंगा तो मैं एक चीज़ कैलकुलेट करूंगा, उसका नाम है नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। नेट असेट वैल्यू पर यूनिट निकालूंगा कि मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की आज करंट मार्केट में वैल्यू क्या है। तो मैं बोलूंगा टोटल मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो इसका मतलब अभी जो मार्केट वैल्यू है वो 11,25,000 रुपये की है, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखे हैं 1 लाख, यानी 1 यूनिट के बदले में मैं 11 रुपये 25 पैसे इन्वेस्टर को लौटाऊंगा। ये बात आपको मेरी समझ आ गई। तो अब जो इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा, इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा वो उस वक्त चल रही मार्केट में एनएवी पर यूनिट की वैल्यू पर मिलेगा। तो इसका मतलब इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए यूनिट्स कितने हैं, 1,000, और 1 यूनिट की वैल्यू 11 रुपये 25 पैसे चल रही है, मतलब 11,250 रुपये इनको वापस मिल जाएंगे। क्या आपको मेरी ये बातचीत समझ में आ गई। तो एक बात यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट क्या समझनी है, जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो मार्केट हर रोज ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब हर रोज म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है, और अगर हर रोज चेंज हो रही है मतलब हर रोज म्यूचुअल फंड कंपनी नई एनएवी कैलकुलेट करती है। तो आज 10 दिन के बाद जब मार्केट में एनएवी 11 रुपये 25 पैसे चल रही है तो इनको एग्जिट मिल जाएगा। और मान लीजिए एक नए इन्वेस्टर आज मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 1 यूनिट जब परचेस करेंगे तो कितने का मिलेगा, आज 11 रुपये 25 पैसे का। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर आज एंट्री लेना चाहता है तो भी 11.25 पे एंट्री मिलेगी, एग्जिट लेना चाहता है तो 11 रुपये 25 पैसे पर एग्जिट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एनएवी की कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड कंपनी हर रोज डेली कैलकुलेट करती है, और डेली बेसिस पर लाखों इन्वेस्टर एंट्री लेते हैं, लाखों इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं। तो जो उस वक्त की एनएवी चल रही होगी उस वक्त उस इन्वेस्टर को एंट्री और एग्जिट मिलेगा। क्या आपको मेरी बातचीत समझ आ गई क्या। चलिए तो अब इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को आप नोट कर लेंगे। कौन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पास अगर नॉलेज होती, अगर फंड होता तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आता ही नहीं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू शेयर मार्केट में वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है या करना चाहेगा जिसको ना तो नॉलेज है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ना प्रॉपर फंड है उसके पास। जनरली आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर कुछ एसआईपी अपनी बनाते हैं, 500 रुपए की एसआईपी, 1,000 रुपए की एसआईपी, है ना। मंथली 1,000 1,000 रुपए वो एसआईपी के तौर पर जो है वो जमा करते रहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो यानी कि अगर कोई 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट में जाना चाहता है तो भी जा सकता है वो, लेकिन वो कैसे जा सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। हाँ बिल्कुल। हम्म। अब
अभी सारी बातें डिटेल करूंगा मैं आपके सामने। हाँ जी, पढ़ते वक्त के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको कॉपी एसएफएम की अलग से मेंटेन करनी है। 4 से 5 कॉपियाँ आपकी अलग अलग भरेंगी इसके अंदर। सारी बातों को सिस्टमेटिकली मैं नोट करवाता हुआ चलूंगा कंटेंट को, और क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज कराता चलूंगा। यानी एग्जाम टाइम पे मेरे द्वारा जो नोट किए गए नोट्स होंगे और जो क्वेश्चंस कराए हुए होंगे, अगर आप उनको गो थ्रू कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। तो जो भी मैं नोटिंग करा रहा हूँ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नोट करना है आपको। नोट कर लिया आप सभी ने यहाँ तक की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आगे की बात देखेंगे अब। हाँ जी, अब लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 3। इसमें लिखेंगे प्लेयर्स दोज इन्वॉल्व इन इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो एक म्यूचुअल फंड के बिजनेस को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं? यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को बनाने के लिए कौन कौन से लोग मार्केट में होते हैं जो कि उस बिजनेस को बनाने का काम करते हैं। चलिए एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इसमें लिखेंगे स्पॉन्सर इज अ पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट who established who established म्यूचुअल फंड बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस स्पॉन्सर उस व्यक्ति को बोला जाता है जो उस म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करने का काम करता है। जनरली वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में होगा। देखो, म्यूचुअल फंड्स बिजनेस को सेटअप करने वाला व्यक्ति एक बहुत हाई कैपिटल वैल्यू व्यक्ति हो सकता है। हाई कैपिटल वैल्यू व्यक्ति कौन हो सकता है? जनरली कोई ना कोई कॉर्पोरेट हो सकता है। आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो जनरली एसबीआई म्यूचुअल फंड, सॉरी, इसके अलावा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो कोई ना कोई ऐसी कॉर्पोरेट संस्था होती है जो अपने खुद के म्यूचुअल फंड बिजनेस खुद का म्यूचुअल फंड बिजनेस करती है और मार्केट से पैसा जनरेट करके शेयर मार्केट में लगाती है। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस को परफॉर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में होगा जो कि उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने का काम करेगा, और उसी को क्या बोला जाएगा? स्पॉन्सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको बोलते हैं एएमसी। हाँ जी, अब समझते हैं पहली बात, असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन होती है। देखिए, स्पॉन्सर के द्वारा, अब स्पॉन्सर ने मान लीजिए म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप किया। अब वो क्या करती है,
कुछ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को अपने बिजनेस के अंदर अपॉइंट करती है जो उनके म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जनरेट किए गए पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं स्पॉन्सर, मैंने म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप किया, तो मैं कुछ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को अपने बिजनेस में अपॉइंट करूंगा। जनरली ये लोग कौन होते हैं? CMA, CA, CFA, जिनको फाइनेंस की एक बहुत अच्छी नॉलेज है। एक अच्छी नॉलेज का मतलब क्या? जो शेयर मार्केट में की ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं या जो फाइनेंस की एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं, मैं उनको अपने पास अपॉइंट करूंगा ताकि मेरे द्वारा यानी स्पॉन्सर के द्वारा मार्केट से जो पैसा लाया जाएगा उसको वो लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी उन ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को बोला जाएगा जो स्पॉन्सर के द्वारा अपॉइंट की जाएगी और उस पैसे को जो छोटे इन्वेस्टर से लिया गया उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का काम करेंगे। बेसिकली ऐसे लोग कौन होते हैं? CA, CMA, CFA, जिनको फाइनेंस की स्पेशलाइज नॉलेज होती है। तो इसमें लिखेंगे AMC अपॉइंटेड, AMC अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट यानी कि म्यूचुअल फंड who invest the money, who invest the money in capital market, in capital market generate generate return for the trust, and investor। एंड वो रिटर्न किसके लिए जनरेट करते हैं? ट्रस्ट और इन्वेस्टर के लिए जनरेट करते हैं। आगे लिखेंगे असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल who manage the fund, who manage the fund। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने वही जो बात बोली वो मैंने लिखवा दी आपको कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट की जाती है स्पॉन्सर ऑफ ट्रस्ट के द्वारा। जो स्पॉन्सर कौन होता है? जो म्यूचुअल फंड कंपनी के बिजनेस को बनाता है, जो कि इन्वेस्ट करते हैं मनी को कैपिटल मार्केट के अंदर एंड जनरेट करते हैं रिटर्न फॉर ट्रस्ट और इन्वेस्टर के लिए। तो वो फाइनेंस प्रोफेशनल इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमाएंगे वो किसके लिए कमाएंगे? ट्रस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए कमाएंगे। असेट मैनेजमेंट कंपनी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हु मैनेज द फंड। जो फंड को मैनेज करने का काम करती है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर C, अगला लिखेंगे ट्रस्टी। चलिए ट्रस्टी की बात करते हैं, लिखेंगे इसमें। हाँ जी, ट्रस्टी पहले कौन होता है इसको समझते हैं। ट्रस्टी स्पॉन्सर के द्वारा ही अपॉइंट किया हुआ एक व्यक्ति है जिसका सिर्फ काम क्या है कि AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के द्वारा कोई मार्केट के अंदर किए गए इन्वेस्टमेंट सही जगह लगाए जा रहे हैं कि नहीं, इस बात की देखरेख कौन करता है? ट्रस्टी। तो इसका मतलब स्पॉन्सर ने ये सारी चीजें करके क्या हो गया? मुक्त हो गया। वो मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस बनाया, इन्वेस्ट करने वाले लोग बना दिए, कौन करेगा? और वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो रहा है नहीं हो रहा उसके लिए मैंने ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। तो ट्रस्टी उन लोगों की देखरेख करेगा और मुझे रिपोर्टिंग करने का काम कौन करेगा? ट्रस्टी। कि साहब असेट मैनेजमेंट कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। मेरे को क्या करना है? बस अपने पास बैठ करके स्पॉन्सर को नोट गिनना है कि हमने कमाया क्या। समझ गई बात आपको मेरी? तो स्पॉन्सर तो क्या करता है? फाइनेंस प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करता है जो इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। पैसा मार्केट से लाने का काम स्पॉन्सर का है और ट्रस्टी का काम उसकी देखरेख का है कि वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। ठीक है ना, सिंपल। चलिए इसको नोट करेंगे आप। ट्रस्टी is group of people who ensure that fund invested fund invested by asset management company in
different type of securities, in different type of securities is in proper manner or not, manner or not, and take care, and take care, and take care the fund of investor, the fund of investor, इन्वेस्टर्स के फंड को देख रेख करता है, मतलब उनकी टेक केयर करता है। आगे लिखेंगे एंड ऑल्सो अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन, अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय सेबी, मेड बाय सेबी इन म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड बिजनेस। चलिए देखिए आखिरी पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कभी भी शेयर मार्केट के अंदर किया जाता है या शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट जनरेट किया जाता है, वो सारी देख रेख शेयर मार्केट को ट्रेडिंग से रिलेटेड सेबी कंपनी करती है। यानी सेबी का स्टैब्लिशमेंट इसलिए हुआ है कि जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रेड की जाएंगी उसकी देखरेख करने का काम और रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम सेबी का है। तो ट्रस्टी इस बात को इंश्योर करता है कि सेबी ने जो गाइडलाइंस बना रखी हैं उसके अनुसार ही असेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं। कारण क्या है, सुनना ध्यान से। देखिए असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि वो व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट से पैसा जनरेट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जब पैसा आप मार्केट जनरेट करते हो तो एक लार्ज कैपिटल आप मार्केट से जनरेट करते हो। यानी शेयर मार्केट को हिलाने के लिए अकेली एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि उसका बड़ा कैपिटल है। बड़े कैपिटल आप बड़ी जगह एक किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक साथ निकाला, तो उसके शेयर मार्केट प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा चेंज भी आ सकता है। तो सेबी इन सारी बातों का ध्यान रखती है और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा एक लार्ज कैपिटल मार्केट से लेकर के किसी एक कंपनी को वो खराब तो नहीं कर रहा या किसी मार्केट के किसी भी चीज़ को खराब तो नहीं कर रहा, इस बात के लिए भी वो इन्वेस्टिंग को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। और ट्रस्टी का काम बस इसकी देखरेख करने का है कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। क्लियर हो गई बात मेरी? चलिए तो ट्रस्टी बात समझ में आ गई आपको कौन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर इन्वेस्टर्स को बोला जाता है। यूनिट होल्डर मतलब क्या? इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं ताकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो यूनिट होल्डर कौन हो गए? इन्वेस्टर्स हो गए। चलिए लिखेंगे इसमें यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर इज द इन्वेस्टर, is the investor who invest their money in share market, in share market through mutual fund company, through mutual fund company। यूनिट होल्डर उन इन्वेस्टर्स को बोला जाता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसके थ्रू? किसके थ्रू? यूनिट होल्डर्स के, सॉरी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू। चलिए इतनी सी बात को नोट कर लेंगे। यहां तक की बात नोट कर ली। चलिए 3 पॉइंट हमारे नोट हो गए, अब आगे बढ़ते हैं अपन 4th पॉइंट पर। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। लिखेंगे नेट असेट वैल्यू, हेडिंग लगाएंगे नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू को मैंने शॉर्ट में बोला एनएवी। तो कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि साहब उस कंपनी की एनएवी क्या चल रही है। एनएवी का मतलब नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो डेली बेसिस पर इन्वेस्टर्स चेक क्या करते हैं? उसकी एनएवी चेक करते हैं कि साहब उसकी एनएवी पिछले महीने ये थी, आज इस महीने ये हो गई है, इसका मतलब ये रिटर्न बढ़िया दे रही है। तो एनएवी पर यूनिट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न उनके प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है ना? अभी बहुत सारी बातें करूंगा मैं। अब आप सोचो कि इन्वेस्टर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी को देता है, अब मैं सही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये बात की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे होगी?
क्योंकि आपको तो शेयर मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चले कि आपको रिटर्न आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कई सारी ऐसे टेक्निक्स होती हैं जिससे इन्वेस्टर जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट की, फिर भी वो एनालिसिस कर सकता है कि मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा जो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो सही जगह किया जा रहा है कि नहीं, यानी मैं आपको सही रिटर्न दे पा रहा हूँ कि नहीं। ये बात की इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी टेक्ट्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ऐसे समझना है कि म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले वही इन्वेस्टर्स होंगे जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तभी वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके किसके थ्रू कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पर अगली टर्म लिखी है मैंने एनएवी। एनएवी कैसे निकालते हैं, तो अभी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में आपको बताया था साहब एनएवी निकालने का तरीका क्या था, कि जिस भी पर्टिकुलर डेट पर एनएवी निकालनी है उस वक्त, क्योंकि हर दिन एनएवी निकलती है, तो हर दिन एनएवी का कैलकुलेशन कैसे करती है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि जो भी पैसा मैंने आप लोगों से इकट्ठा किया उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, तो हर दिन उसकी मार्केट वैल्यू चेक करती है, टोटल मार्केट वैल्यू निकालती है, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड देती है, तो उस दिन की एनएवी पर यूनिट आ जाती है। क्लियर हुई बात, कितनी सिंपल बातचीत है। चले अब इसमें अपन बात को लिखते हैं, समझते हैं। लिखेंगे नंबर 1, नेट असेट वैल्यू, net asset value can be calculated, can be calculated by, can be calculated by market value of, market value of total assets less total liabilities, total liabilities. Number 2, NAV changes, NAV changes every day, हर दिन जो है वो NAV चेंज होती है इन कैपिटल मार्केट, क्योंकि हर दिन मार्केट वैल्यू में चेंज आएगा इन कैपिटल मार्केट। नंबर 3, NAV always calculated, NAV always calculated per unit value, per unit value, because because when investor, when investor wants to return, wants to return its investment, wants to return its investment, so that mutual fund company, so that mutual fund company can return, can return its investment, its investment as per, as per unit value, as per unit value of mutual fund। तो इसका मतलब कंपनी हर दिन एनएवी पर यूनिट कैलकुलेट करती है, तो उस दिन पे कोई नया इन्वेस्टर ज्वाइन करना चाहता है तो एनएवी पर यूनिट पे ज्वाइन करेगा, किसी को एग्जिट लेना है तो वो भी एनएवी पर यूनिट पे एग्जिट करेगा। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। हाँ जी आगे लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 4, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट, when information about current market price, current market price of its investment, of its investment, of its investment is not given, is not given, then we will, then we will consider, consider book value of investment, देन आपको बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करना है। भाई मार्केट प्राइस नहीं दे रखी तो बुक वैल्यू कंसीडर करेंगे अपन। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे।
ये बात नोट कर लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे लिखेंगे आप कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी, इसमें लिखेंगे कि एनएवी की कैलकुलेशन का तरीका है, एनएवी निकाली जाएगी नेट असेट वैल्यू, नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट ऑफ स्कीम। चलिए अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे बनती है। तो लिखेंगे हाँ जी, स्टार मार्क करके कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम, नेट असेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। हाँ जी, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हाँ जी, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए इसमें लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस अवेलेबल। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स को सेल करके कितना पैसा आया, उसमें ऐड करेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं मार्केट में उससे डिविडेंड कितना मिला, तो ये हो गया डिविडेंड रिसीव्ड। इसमें ऐड करेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि 100 रुपए के शेयर की प्राइस अगर 110 रुपए हो गई, 10 रुपए की मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया 10 रुपए का। चलिए इसके अलावा इसमें आप जोड़ेंगे अक्रूड इनकम। कई बार कुछ डिबेंचर या इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटी पर डिबेंचर सालाना पे होता है, बट एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने कुछ डिबेंचर पे इंटरेस्ट कमा लिया बट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो अक्रूड इनकम के तौर पर जोड़ा जाएगा। चलिए इनकम ऐसी इनकम जो कमा ली बट रिसीव नहीं हुई है। इसके अलावा उस म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से कोई भी जुड़ा हुआ रिसीवेबल है, वो सभी रिसीवेबल्स को आपको कंसीडर करना है। तो कुल मिलाकर के इस बात को ऐसे सिंपल तरीके से समझना है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने यानी मैंने आपसे कोई पैसा लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट किया, और जिस डेट पर भी एनएवी निकाल रहा हूं उस वक्त मेरे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू क्या है, और उस इन्वेस्टमेंट पर मैंने क्या कमाया, वो सारा मैं इनकम का पार्ट मानते हुए उसके अंदर मैं जोड़ लूंगा। सिंपल बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें से लेस करेंगे कुछ चीज़ें। लेस क्या करोगे, लेस करेंगे पेबल्स। मान लीजिए कुछ चीज़ आपने पे करी या कोई भी प्रकार की अदर लाइबिलिटी। म्यूचुअल फंड बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा भी लगता है। इसके अलावा और क्या क्या है, परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं, तो यानी वो सारे रीज़न जिसकी वजह से पैसा जाएगा उनको लेस करना है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड। कई बार म्यूचुअल फंड होल्डर को डिविडेंड और इंटरेस्ट बीच में भी दिया जाता है। माइनस करेंगे रीपेमेंट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्टर्स, टू इन्वेस्टर्स। तो ये जितने भी पेबल की लाइबिलिटी है जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को कम करती है
उन सबको आपको यहाँ पर लेस करना है। तो ये आपके पास आपको मिल जाएगी क्या, नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम, नेट असेट वैल्यू ऑफ स्कीम। इस बात को नोट कर लेंगे। क्या आपने यहाँ तक की बात नोट कर ली? चलिए, यहाँ तक की बात नोट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इसमें लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे, नंबर 1 नहीं डालना, केवल नोट लिखना है बस। इसमें लिखेंगे इफ क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन, about calculation of closing NAV, of closing NAV, then calculation, then calculation as follows। हाँ जी, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू, आप निकालेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओपनिंग नेट असेट वैल्यू, ओपनिंग नेट असेट वैल्यू, इसमें ऐड करेंगे आप डिविडेंड इनकम, हाँ जी, डिविडेंड इनकम। इसके अलावा कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी, और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। चलिए, इसमें से लेस करेंगे रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स, रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, ये आ गया क्लोजिंग एनएवी। हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन को लिखा है मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एनएवी। चलिए, इतनी बात को नोट कर लो बस।
ये बातचीत आपको अभी नहीं समझनी, ये मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, तो ऊपर वाली बात समझनी है, ये वाली बात नोट करनी है। चलिए नोट कर लिया यहाँ तक की बात, कर लो। हाँ जी, अब सुनना ध्यान से आगे की बातचीत। देखिए मैंने यहाँ पर एनएवी की कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ द स्कीम। तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम का मतलब ये होता है कि आज की करंट डेट पर उस म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है। यानी अगर वो सारे इन्वेस्टमेंट को बेचे तो उसकी जेब में क्या आएगा। तो उसमें कोई भी प्रकार का कैश बैलेंस है, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई, उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रकार का रिसीवेबल हो गया, कोई अक्रूड इनकम हो गई, कोई डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, यानी जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सकती है उन सबको जोड़ लो। जिन जिन चीज़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है उसको लेस कर सकते हो, कर दो। यानी आज अगर उन इन्वेस्टमेंट को बेचो तो आपकी जेब में नेट पैसा कितना बचेगा वो निकालना है। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड देना है तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। सिंपल कहानी है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। इसके अलावा एक अपन ने ये कैलकुलेशन बनाई है क्लोजिंग एनएवी निकालने की। तो ओपनिंग एनएवी पर यूनिट चल रही है, अब क्या डिविडेंड की इनकम उस पर कमाई, क्या कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन है, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो मैं कल से आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, उसके साथ साथ अपन इस बातों को देखेंगे कि ये कैलकुलेशन अपने को बनानी कैसे है। ठीक है ना। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन आप लोगों के साथ किया, जो बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।